एक बार ये वाली रोटेशन कंप्लीट होती है तो एक दिन गुजर जाता है, और जब सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो एक साल गुजर जाता है। अर्थ रिवॉल्व कैसे कर रहा है? ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, यानी कि स्पिन मोशन भी परफॉर्म हो रही है और रोटेटरी मोशन भी परफॉर्म हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टुडे इज अवर अनदर लेक्चर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स चैप्टर 4, और आज हम देखेंगे चैप्टर 4 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है। कहा जा रहा है a 1500 kg कार मूविंग ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड नेगोशिएट्स अ कर्व। एक 1500 kg की कार है, हमें एक कार का मास दे दिया है और वो है 1500 kg। वो क्या कर रही है कि मूव कर रही है एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल रोड पे, नेगोशिएट्स अ कर्व, एक कर्व पे मूव हुई। अच्छा, कर्व जो है वो बैंड नहीं है, इन्होंने कहा हॉरिजॉन्टल कर्व है, बैंड नहीं है, यानी ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा नहीं हुआ हुआ, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल है। एज शोन इन द फिगर, फिगर में शो हुआ हुआ इफ द रेडियस ऑफ द कर्व इज 35 मीटर। उस कर्व का रेडियस दे दिया है कर्व पाथ का, और वो है 35 मीटर। And the coefficient of static friction between tires and dry pavement is 0.523। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। ये क्या होता है कि जब कोई चीज किसी सरफेस पे मूव करती है तो बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होती है, और उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और वो हमें दे दिया 0.523। इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between tires and dry pavement. Find the maximum speed the car can have and still make the turn successfully। मैक्सिमम वेलोसिटी कार की हमें फाइंड करनी है। पहले हम इस न्यूमेरिकल को समझते हैं कि न्यूमेरिकल में कहा क्या गया है। ये हमारा रिक्वायर्ड और हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। सपोज करें कि हमारे पास कर्व पाथ है, ऐसे बना लेते हैं कर्व पाथ को। ये कर्व पाथ है, कंप्लीट नहीं बना रहे, इतना ही बना रहे हैं सिर्फ। और इसका अगर हम सेंटर देखें, यहाँ कहीं पे आ रहा होगा सेंटर, यहाँ पे एक कार है जो मूव कर रही है। अब कार का जो सेंटर से रेडियस है वो उन्होंने दे दिया 35 मीटर। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ तक का नहीं है, क्योंकि कार अगर देखा जाए तो वो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है। कार यहाँ पे मूव नहीं कर रही कि हम बोले कि ये रेडियस है, नहीं। कार तो ये वाला इमेजिनरी पाथ अगर मैं बनाऊं यहाँ मूव कर रही है, तो ये रेडियस हमें इस कार तक का गिवन होगा, और वो हमारे पास है 35 मीटर। तो कार का मास है 1500 kg, जिस सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रही है उसका रेडियस है 35 मीटर, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको याद होगा, आपने इस तरह का एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर। जैसे सपोज करें कि मैं यहाँ पे चल रहा हूं, तो मेरा जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। ऐसे सपोज करें कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है जो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है। सबसे पहले तो इसका एक वेट होगा जो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये आ गया वेट। इस वेट को बैलेंस करने के लिए रिएक्शन ऑफ द सरफेस लगता है, जो सरफेस एक फोर्स लगाती है वो अपवर्ड लग रही होगी, उसे हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ द सरफेस आर। इसको एन से भी अक्सर रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आपने या तो ऐसे पढ़ा है या फिर ऐसे भी पढ़ा हो सकता है, किस कोई एक होगा, लेकिन दोनों सेम ही है। इस आर को अक्सर हम एन से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हम जब इस तरफ मूव करें तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी एफ। हम क्या करते हैं कि जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स को डिवाइड कर देते हैं आर से, तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर बॉडी रुकी हुई है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी चल रही है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। खैर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में बात करेंगे। तो अब ये कार मूव करिए, सपोज करें कि यहाँ पे कार मूव कर रही है एक सर्कुलर पाथ पे, उस गाड़ी की स्पीड बहुत तेज है और वो एक कर्व पाथ पे मूव करे, तो पॉसिबल है कि गाड़ी कर्व से बाहर चली जाए, लेकिन वो बाहर नहीं जा रही। तो क्यों बाहर नहीं जा रही? क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब भी गाड़ी मूव करती है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो टूवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल एक्ट कर रही होती है। लेकिन टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल तो एक और फोर्स भी एक्ट करती है जिसको हमने पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ नहीं होती,
बल्कि ये किसी कोई और फोर्स होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। जैसे सपोज करें कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स आती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। इसी तरह सपोज करें कि हमारे पास अर्थ है और इसके अराउंड मून रिवॉल्व कर रहा है, यह अर्थ है, यहाँ मून है, मून अट्रैक्ट हो रहा होगा टुवर्ड्स अर्थ, फोर्स कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसको हम बोल देंगे कि ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेम इसी तरह जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होती है तो जो फ्रिक्शन है वो टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल लग रहा होता है और वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो हमारे पास सॉल्यूशन में हम यही बात बताएंगे कि एज वी नो दैट हमारे पास क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय आर। तो अब मैंने क्या कहा था कि वेट जो है वो रिएक्शन ऑफ द सरफेस के अपोजिट है, यानी कि मैं जैसे यहाँ खड़ा हुआ हूँ, मैं नीचे को तो नहीं जा रहा, हालांकि मेरा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है लेकिन मैं नीचे नहीं जा रहा। क्यों, जो सरफेस है वो सेम फोर्स, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब कि ये जो आर है ये बराबर होगा डब्ल्यू के, रिएक्शन ऑफ द सरफेस का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बराबर होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो हम लिखेंगे कि एज वी नो दैट रिएक्शन ऑफ द सरफेस बराबर होता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, डब्ल्यू के। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा सॉरी म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। नाउ डब्ल्यू वेट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, हमने एम जी रख दिया और यहाँ पे हमने कर दिया म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एम जी। अब एम जी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू एम जी इज इक्वल टू एफ। अच्छा, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी। अब अगर इस कंडीशन में देखें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसकी वजह से आ रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से हमारे पास ये है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, तभी ये बात लिखूं कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह एक्ट कर रही है। तो कंडीशन के हिसाब से हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। तो इसको रेस करते हैं। अब हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अगर हम इस सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह इसका फॉर्मूला रख दें, अगेन एज वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होती है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के, तो इस फॉर्मूले को हम इधर पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा फ्रिक्शन का फॉर्मूला, फ्रिक्शन बराबर हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 1 है और जो न्यू इक्वेशन आई है इसे हम बोल देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन 2 है। इन दोनों की एक साइड सेम है, दोनों में फ्रिक्शन आ रहा है, तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे, फ्रिक्शन वाला पार्ट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब आपको एक एमसीक्यू था चैप्टर नंबर 3 में कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक एडजस्टेबल फोर्स होती है, यानी कि जैसे सपोज करें मैं खड़ा हूं तो क्या हो रहा है, मेरा वेट डाउनवर्ड लग रहा है, रिएक्शन ऑफ द सरफेस अपवर्ड लग रही है, लेकिन जो फ्रिक्शन होगा मेरे पांवों पे जो लग रहा है वो बहुत मिनिमम होगा या जीरो होगा। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुआ सपोज करें, तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्यों, देखें सपोज करें मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहा हूँ, यानी कि मुझे बहुत कम, जब मैं आगे चल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, जमीन को पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, जमीन मुझे आगे की तरफ फोर्स लगा रही है। जब मैं आहिस्ता चल रहा हूँ इसका मतलब जमीन मुझे बहुत कम फोर्स लगा रही है। अगर मैं भागना शुरू हो जाऊं ऐसे,
तो क्या होगा, जमीन मुझे अब ज्यादा फोर्स लगाएगी, इसकी वजह से मैं ज्यादा तेज जाऊंगा। मैं जब भाग रहा हूँ, सपोज करें अब मैं अर्थ को ज्यादा फोर्स के साथ पीछे कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अर्थ मुझे रिएक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है जो आगे की तरफ जा रही है। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन है वो एक एडजस्टेबल फोर्स होती है, जैसे जैसे हम तेजी के साथ मूव करेंगे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक टाइम आएगा कि फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा कि इन्होंने हमसे पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी कि वो वेलोसिटी, सबसे ज्यादा वेलोसिटी जिसपे गाड़ी उस ट्रेन पर मूव कर सकती है बगैर स्लिप कंडीशन के, कि स्लिप नहीं हो। तो इसका मतलब जब वो गाड़ी मूव कर रही होगी मैक्सिमम वेलोसिटी से, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम हुआ हुआ होगा, ऐसा ही है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि हम मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम फ्रिक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, फॉर मैक्सिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो हम इस v की जगह v मैक्स लिख देंगे, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आर। नाउ अगर आप देखें कि इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह है कि m मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे आके डिवाइड होगा, कुछ ऐसे m मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके अगर डिवाइड हो जाए, म्यू जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर, और m से m कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली फ्रंट से भी कैंसिल कर सकते हैं और आप पेपर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं आता। अब r डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू जी आर इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर। तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वैल्यूज पुट कर दे, वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.523, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सॉरी 9.8, और आर, आर हमारे पास है 35 मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, वी मैक्स का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 179.38 मीटर पर सेकेंड। अभी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं आई है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, रूट ले लेंगे। तो हम लिखते हैं कि टेकिंग रूट, टेकिंग रूट, तो हमारे पास आ जाएगा वी मैक्स का स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 179.38। हमारे पास अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा ये वाला, तो वी मैक्स की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, वी मैक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 179.38, हमारे पास आ जाएगा 13.39 मीटर पर सेकेंड। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी वी मैक्स की, 13.4। अगर हम राउंड ऑफ कर दें इसको, तो वी मैक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 13.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। कब, जब एक कार एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है, उसका रेडियस 35 मीटर था, वेट सॉरी मास 1500 केजी था, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.523 था, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन था। तो उसके, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी आई वो आ गई 13.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ हम न्यूमेरिकल नंबर 8 हो गया, अब 9 की तरफ चलते। आई होप न्यूमेरिकल 9 छोटा सा हो। न्यूमेरिकल 9 में कहा जाता है अ सिस्टम ऑफ पॉइंट्स शोन इन द फिगर, एक फिगर है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स को शो किया गया है। ईच पार्टिकल हैज सेम मास ऑफ 0.3 kg, तीन मासेस हैं और तीनों का मास है 0.3 kg, एंड दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, और तीनों कहा जा रहा है एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द गिवन एक्सिस। तो इसको थोड़ा सा समझें कि किस तरह से हमें एक डायग्राम दी हुई है, उस डायग्राम से आपको ये बात समझ आएगी। कुछ ऐसे हमें तीन मासेस दिया है, इसको m1 बोल देते हैं, ये m2 और ये वाले को m3 बोल देते हैं। अब हमारे पास लिखा हुआ है कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है इससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पे है, m2 मास 20 सेंटीमीटर पे,
ये वाला 40 सेंटीमीटर दूर है ये सेंट्रल पॉइंट से, और ये वाला 50 सेंटीमीटर फार है। और हमें कहा जा रहा है कि ये तीनों मासेस सेम प्लेन में लाई करे। सेम प्लेन मीन्स जैसे सपोज करें कि एक्स वाई एक्सिस होती है, अगर उसमें हम जेड एक्सिस बना दें तो ऐसा नहीं होएगा। दो कोई से एक्सिस हो, या तो एक्स वाई एक्सिस में लाई कर रहे हो ये, या वाई जेड में या जेड एक्स में, कोई दो एक्सिस आ रही हो हमारे पास, दो एक्सिस मिलके एक प्लेन बनाती हैं। तो हमारे पास ये कह रहे हैं कि ये पूरा जो है वो एक प्लेन में लाई कर रहा है, यानी कि 2D है, 3D नहीं है, ये 2D सिस्टम है कम्प्लीटली, थर्ड डायमेंशन नहीं है। तो इन्होंने इसका मास भी हमें बता दिया और वो है 0.3 kg, और कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हमें इसका। तीनों का मास सेम है, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि m1 बराबर होगा m2 के, और यही बराबर होगा m3 के, जिसको मैं सिर्फ m लिख लेता हूं कि तीनों का मास इक्वल है। मैं m से रिप्रेजेंट करूंगा और वो है 0.3 kg। अच्छा, m1 के लिए जो डिस्टेंस आ रहा है इसको मैं r1 बोल देता हूं। r1 हमारे पास 40 सेंटीमीटर, और मीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 40 डिवाइडेड बाय 100 तो ये हो जाएगा मीटर, और इसको हम पॉइंट पीछे करेंगे 0.4 मीटर आ जाएगा। r1 की वैल्यू पता लग गई। सेम r2, m2 वाले मास के लिए जो डिस्टेंस है इसे हम r2 बोल देते हैं। r2 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। ये आ गई r2 की वैल्यू। नाउ r3, m3 के लिए जो डिस्टेंस है वो r3 50 सेंटीमीटर, r3 भी लिख देते हैं। r3 हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, मीटर में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, 50 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मीटर आ जाएगा, तो r3 हमारे पास आ जाएगा 0.5 मीटर। मैं अगेन आपको ये बात बताऊंगा कि जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखें डिवाइड बाय 100 करना होता है, बल्कि आप कन्वर्जेंस ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है r1 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, सेंटी की वैल्यू याद रख लें एक्सपोनेंट -2, तो r1 हो जाएगा 40 एक्सपोनेंट -2 मीटर। क्या हुआ, सेंटी की वैल्यू एक्सपोनेंट -2 रख दी आपने, और फिर जब आप पॉइंट को अगर मूव करवाएंगे या तो ऐसे ही रख लें, या पॉइंट को मूव करवाएंगे r1 0.4 ही आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, लॉजिक को यूज किया गया। ये ऐसे रट्टे लगाने का इतना फायदा नहीं होता, बाद में आप भूल जाएंगे तो इशू होगा पेपर में। रिक्वायर्ड हमारे पास है, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों मासेस से आएगा वो कैलकुलेट करना है। इसका सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल 3 मासेस आ रहे हैं, हर मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, और सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला, आप चाहें तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें, लेकिन आसान तरीका क्या है, हम लिखें I इज इक्वल टू सम, इसको बोलते हैं सम या समेशन बोलते हैं, यानी कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएंगे उसका हम सम करेंगे। और कैसे करेंगे, सम ऑफ m r स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला था mr², लेकिन हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नहीं है, 3 है, एक m1 की वजह से, एक m2 की वजह से, एक m3 की वजह से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक समेशन का साइन लगा दिया कि जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम उनको सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1, सबसे पहले m1 वाले का मास m1 r1 का स्क्वायर, ये पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। सेकंड वाले के लिए m2 r2 का स्क्वायर, प्लस थर्ड वन वाले के लिए m3 r3 का स्क्वायर। ऐसा ही हुआ। फर्स्ट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं हम, I1 इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू m2 r2 का स्क्वायर, और थर्ड मास के लिए I3 के लिए हम लिखते हैं m3 r3 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली मासेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय एक ही साथ कैलकुलेट कर रहे हैं। अलग अलग भी कर सकते हैं, आप क्या करें, अगर ये समझ नहीं आता तो अलग अलग तीनों को कैलकुलेट किया,
और लास्ट में आप आई टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे I1 प्लस I2 और प्लस I3। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगर आप देखें M1 M2 और M3 तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट n से करवा देते हैं। m r1 का स्क्वायर प्लस m r2 का स्क्वायर प्लस m r3 का स्क्वायर। अब m कॉमन आ जाएगा, मास यहां से कॉमन आ रहा है, m को कॉमन ले लेते, m कॉमन आया, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर और प्लस r3 का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में कैलकुलेट करने के लिए। तो कैलकुलेट करते हैं, आप यहां तक नोट करें, देन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ हम यहाँ पे अब वैल्यूज को पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या है 0.3 इंटू r1 का स्क्वायर, r1 है हमारे पास 0.4, 0.4 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर यानी कि 0.2 का स्क्वायर प्लस r3 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 इंटू 0.4 का स्क्वायर 0.16 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25। सही, आपने क्या करना है, आप कैलकुलेटर से ही करें, कैलकुलेशंस मेरी ऐसी हैं कि मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन आप कोई मिस्टेक ना करें। भाई अब इन सबको ऐड करेंगे, हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 0.1 और 0.2 0.3 हो जाएगा, 0.06 और 0.4 0.1 क्या आ जाएगा 0.45 इंटू 0.45। तो हमारे पास आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0.135 और यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट mr, फॉर्मूला mr स्क्वायर, मास की यूनिट किलोग्राम, रेडियस की मीटर और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो गया। तो अब क्वेश्चन 9 था, बहुत आसान सा था। क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील। आपने न्यूमेरिकल आई थिंक 1 था हमारा, उसके अंदर हमने ग्राइंडिंग व्हील का पढ़ा था कि ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, कि आपने देखा होगा कि अक्सर छुरियां या तलवार तो खैर आपने नहीं देखी होगी, छुरियों को तेज करने के लिए एक सर्कुलर डिस्क होती है जो घूम रही होती है कंटिन्यूअसली, और उसके ऊपर हम ये नाइफ को रख के तेज करते हैं, उसकी धार लगाते हैं, उसे हम ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने of a 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील। उस ग्राइंडिंग व्हील का मास दे दिया है 2.9 kg, ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। जो वो डिस्क है, ग्राइंडिंग व्हील एक डिस्क है ना, उसका रेडियस दे दिया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए अगेन डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास आ जाएगा 0.2 मीटर। आर की वैल्यू भी आ गई। अच्छा, व्हेन रोटेटिंग 1550 आरपीएम, एंगुलर वेलोसिटी दे दी है 1550 आरपीएम। आरपीएम हमारी एसआई यूनिट नहीं है, इसे हमें रेडियन पर सेकंड में करना होगा। एक तो पूछा हुआ एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है इस कंडीशन में। दूसरा, हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 6 सेकंड, हमें टॉर्क भी कैलकुलेट करना है उस ग्राइंडिंग व्हील को रोकने के लिए। ग्राइंडिंग व्हील घूम रहा है तो हम कितना टॉर्क उस पर अप्लाई करें कि क्या हो कि वो 6 सेकंड में रुक जाए। टाइम हमें दे दिया 6 सेकंड्स का। तो एक चीज यहां से आपको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे भी पता होनी चाहिए कि हमें जो इनिशियली है वो ये सब कुछ गिवन है कि उसका मास ये, रेडियस ये, और इस एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो। बाद में हमें टॉर्क अप्लाई करके उसको स्टॉप करना है, जो स्टॉप करने में टाइम जो लगे वो 6 सेकंड हो, यानी कि एट द एंड आके वो स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा, रुक जाएगा। और जब वो रुक जाएगा
तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी या फाइनल लीनियर दोनों ही जीरो हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी तो स्टॉप हो गई। तो हम क्या लिखेंगे कि ये ओमेगा आई है और ओमेगा एफ जीरो होगा, ग्राइंडिंग व्हील तो स्टॉप हो गया, तो इसको ना फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। नाउ अब हम, अच्छा इसको लिखने से पहले ये कन्वर्जन कर लेते हैं हम, आरपीएम से हमें जाना है रेडियन पर सेकंड में, आरपीएस में। तो कैसे जाएंगे, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आरपीएम कैसे है, रेवोल्यूशन पर मिनट है। इसमें क्या करना है, हमने रेवोल्यूशन को रेडियन से चेंज करना है, मिनट को सेकंड से चेंज करना है। कैसे करेंगे, वन रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कल, और कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियंस आते हैं। हमने देखा है ना कि एक कंप्लीट सर्कल है, अगर वो रोटेट कर गया तो 360 डिग्री आएंगे, और कंप्लीट रोटेट कर गया 1 रेवोल्यूशन, और कंप्लीट ही रोटेट किया तो 2 पाई रेडियन भी बोलेंगे हम। तो 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस आते हैं, और 1 मिनट में सेकंड्स कितने आते हैं, 60 सेकंड्स। हम क्या करेंगे कि रेवोल्यूशन की जगह पर 2 पाई रेडियन लाएंगे, मिनट की जगह 60 लाएंगे। कैसे ला सकते हैं, क्या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, 1550 इंटू 1 रेवोल्यूशन डिवाइडेड बाय 1 मिनट। कोई फर्क नहीं आएगा ऐसे लिखने से हमारे न्यूमेरिकल पे। तो हम क्या करते हैं कि 1 रेवोल्यूशन की जगह पर 2 पाई रेडियन लिख देंगे, और 1 मिनट की जगह 60 सेकंड। 1 लगाने से कोई फर्क तो नहीं आएगा ना, 1550 मल्टीप्लाई 1 वही चीज आ जाएगी, और 1 डिनोमिनेटर में लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। तो कुछ भी खुद से ऐड नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया है इसको। तो 1 रेवोल्यूशन की जगह हम लिख देते हैं 1550 एज इट इज रहा, 1 रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। नाउ अब हमारे पास 1550 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और डिवाइडेड बाय 60। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 30, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 155 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, क्या बच जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। तो हमारे पास अब क्या करेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, जो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। ये बात आपको याद रखनी है कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है, और वो हमारे पास आ रही है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 162.31 रेडियन पर सेकेंड। ये कौन सी वेलोसिटी थी, इनिशियल है। इनिशियल क्यों है, क्योंकि हमने क्या करना है, उस ग्राइंडिंग व्हील को जो रोटेट कर रहा है उसको टॉर्क लगा के स्टॉप करना है। जब टॉर्क लगा के वो रुक गया, रोटेशन रुक गई, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम लिखेंगे जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। इनिशियल क्या थी, इनिशियल ये रही, फाइनल ये रही। और टाइम भी हमें दिया गया है, टाइम हमें दिया गया है 60 सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड। एक मिनट देख लेते हैं टाइम कितना गिवन है, हाउ मच स्टोरेज रिक्वायर्ड स्टोर, हाँ 6 सेकंड्स गिवन है, 6 सेकंड्स का टाइम गिवन है। रिक्वायर्ड क्या क्या है हमारे को, एक तो एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, और दूसरा टॉर्क भी कैलकुलेट करना है। यहां से आपको एक और चीज समझनी होगी कि एंगुलर मोमेंटम कौन सा है। इनिशियल कंडीशन पे जब ग्राइंडिंग व्हील घूम रहा है तब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, जब ग्राइंडिंग व्हील रुक गया तो एंगुलर मोमेंटम तो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब जो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है वो भी इनिशियल है। इस एंगुलर वेलोसिटी पे, जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, उसके ऊपर हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। नाउ अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे को एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। एंगुलर मोमेंटम के लिए इसको रेस करते हैं। आपके पास फॉर्मूला होता था एंगुलर मोमेंटम का, L इज इक्वल्स टू mvr, ऐसा ही होगा। तो mvr साइन थीटा होता था, लेकिन क्या होगा कि देखें ग्राइंडिंग व्हील जब घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो रेडियस
वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू सर्कल होती है। लेट सपोज कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। टेंजेंट टू सर्कल कैसे होएगा, ऐसे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और रेडियस कैसे होगा, ऐसे। जहां एंगल क्या बनता है, 90 डिग्री, ऐसा ही है। तो साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाता है 1 mvr, और 1 हम लिखेंगे नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होकर यही चीज वापस आ जाएगी। ना हमारे पास v बराबर होता है r ओमेगा के, तो हमारे पास आ जाएगा m, v की जगह r ओमेगा इंटू आर। ना अगर हम देखें r इंटू आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। और हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, तो इस आई एम आर स्क्वायर की जगह हम आई रख देंगे, आई ओमेगा। तो अगर हमें इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर, सॉरी इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल होगी जो कि हमें पता है। अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर ले इस स्टेट में, तो हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे को जो ग्राइंडिंग व्हील है वो कहा गया एक सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है, यानी कि एक सिलेंडर की तरह का है। सिलेंडर क्या होता है कि जिसकी दो सरफेसेस एक दूसरे के पैरेलल हो, बाकी जो सरफेस है वो कर्व हो। जैसे सपोज करें कि ऐसे, ये एक सिलेंड्रिकल शेप है। हाँ, लेकिन इसको भी हम एक सिलेंड्रिकल शेप ही बोलेंगे, भले वो ये वाली साइड जो है, ये वाली जो हाइट है, ये कम हो या ज्यादा हो, है ये सिलेंडर है। एक सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील है, तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किसका फॉर्मूला है, किसके लिए, सिलेंड्रिकल व्हील के लिए। तो हमारे पास मास गिवन है, आर भी गिवन है, इसको स्मॉल में लिख लेते हैं क्योंकि हमने वहां भी स्मॉल में लिखा है, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करते हैं क्या आ जाएगा, मास हमारे पास है 2.9, आर 0.2 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.2 का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले बताया था 0.04 आ जाएगा, 2.9 इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल करेंगे, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 0.02, देन 2.9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.058। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला लगेगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो ये भी एक चीज के आप चाहे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके साथ भी इनिशियल लिख सकते हैं। उसका रीजन ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बाद में चेंज होगा, तो हमें इसको भी करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.058 इंटू एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल है 162.31, 162.31। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा 9.14 किलोग्राम नहीं, जूल सेकेंड। एंगुलर मोमेंटम की यूनिट कैसे निकाली मैंने, एमवीआर, फॉर्मूला है एमवीआर साइन थीटा। साइन की यूनिट हम नहीं लिखते, मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर, और सॉरी वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और रेडियस की मीटर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं सेकंड से, भाई तो क्या होगा, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, कैंसिल होंगे, वापसी वही चीज आ जाएगी। सिर्फ यूनिट बता रहा हूं कैसे लिखी गई है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर, ये सेकंड और सेकंड मल्टीप्लाई होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर और सेकंड एज इट इज रह गए। नाउ F इक्वल्स टू एम ए फॉर्मूला पढ़े आपने, फोर्स की यूनिट न्यूटन इज इक्वल्स टू मास की किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के, तो इसकी जगह हमने लिख दिया न्यूटन और मीटर सेकंड एज इट इज रह गया। नाउ वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट डी, वर्क की यूनिट जूल, फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर बराबर होता है जूल के, न्यूटन मीटर की जगह आ गया जूल सेकेंड। तो
एंगुलर मोमेंटम की यूनिट आ गई जूल सेकेंड। तो आपको ये सब चीजें आनी चाहिए, यूनिट्स कैसे निकाली जाती हैं, याद नहीं रखना है, चीजों को समझना है। समझेंगे तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, और जब समझ लेंगे तो सारी जिंदगी के लिए वो चीज याद हो जाएगी। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया, अब टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब मेन चीज आ रही है यहाँ पे कि हमने फोर्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या होता है? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इक्विवेलेंट एंगुलर मोमेंटम, और डिवाइड बाय टाइम, टाइम ही रहता है। तो अगर आप देखें टॉर्क को हम इससे डिटरमाइन कर सकते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर आप देखें इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें पता है, टाइम हमें गिवन है, फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? जब व्हील को हमने टॉर्क लगाया और वो रुक गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम तो उन बॉडीज का होता है जो रोटेट कर रही होती हैं। ग्राइंडिंग व्हील तो रुक गया, और जब वो रुक गया इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम भी जीरो हो गया है। कैसे जीरो हो गया हम फॉर्मूले से देख लेते हैं। कैसे देख सकते हैं कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल इनटू एंगुलर वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो आ जाएगा। फाइनल एंगुलर मोमेंटम पता लग गया, इनिशियल भी और टाइम भी, तो टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है, एज वी नो दैट, टॉर्क के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, और इसको हम लिख लेंगे LF डिवाइड माइनस LI डिवाइडेड बाय T। तो अब हमारे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम जीरो माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 9.14 और डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास आ जाएगा 6। जीरो हट जाएगा, हमारे पास आएगा 9.14 डिवाइडेड बाय 6, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.568, और टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहां से आई? फोर्स इनटू डिस्प्ले एफ डॉट आर लिखते हो आप इसको, फोर्स की यूनिट मीटर, आर की फोर्स की न्यूटन, आर की मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आ रहा है। टॉर्क माइनस में कैसे आ रहा है? हमारे पास क्या होता है कि ग्राइंडिंग व्हील सपोज करें ऐसे रोटेट कर रहा था, उसको रोकने के लिए सपोज करें ऐसे वो ग्राइंडिंग व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है, उसको रोकने के लिए आप किस तरफ फोर्स लगाओगे? ऐसे या ऐसे? इस तरफ ऐसे घूम रहा है ना, आप अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स ऐसे लगाओगे। तो टॉर्क हम क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। रेजिस्टिव टॉर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नेगेटिव साइन। क्या है ये? नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स रेजिस्टिव टॉर्क। रेजिस्टिव टॉर्क मींस के जो टॉर्क है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है टुवर्ड रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है तभी तो ग्राइंडिंग व्हील रुकेगा। तो हमारे पास क्या होगा कि जो टॉर्क अप्लाई हुआ है उसने रेजिस्टिव टॉर्क था जिसने 6 सेकंड में ग्राइंडिंग व्हील को रोक दिया, तो माइनस साइन रेजिस्टिव टॉर्क को प्रोड्यूस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी। तो आप इसको नोट करें, देन हम मजीद आगे करते हैं। नाउ वी हैव लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, और इसमें कहा जा रहा है डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ। अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक बार उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और एंड इन इट्स ऑर्बिट अराउंड सन। तो पहले इस बात को समझते हैं कि कह रहे क्या है। हमें अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? कि सपोज करें कि जैसे अर्थ है कि ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। सपोज करें ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ हमारे पास दो तरह की मोशन प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे? एक तो मोशन ये ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाली। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब अर्थ सपोज करें ये ले लेते हैं, ये वाला टैग ले लेते हैं, यहां से अर्थ रोटेट करना शुरू हुआ, घूम के वापसी ये टैग सामने आया। एक कंप्लीट रोटेशन जब ये वाली होगी तो एक दिन गुजर जाता है। अच्छा, अर्थ ऐसे भी रोटेट कर रहा है, दूसरा अर्थ सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है। जब एक बार ये वाली रोटेशन कंप्लीट होती है तो एक दिन गुजर जाता है।
और जब सन के अराउंड एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है तो 1 साल गुजर जाता है। अर्थ रिवॉल्व कैसे कर रहा है? ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, यानी कि स्पिन मोशन भी परफॉर्म हो रही है और रोटेटरी मोशन भी परफॉर्म हो रही है। दोनों मोशन अर्थ एक साथ कर रहा है। जब ऐसे घूमा तो 1 दिन होगा, जब ऐसे कंप्लीट घूमा तो 1 साल हो जाएगा। जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है या उसके बाहर से। जब अर्थ ऐसे रिवॉल्व करे तो इसके बिल्कुल सेंटर से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे इसके अंदर से पास हो रहा होगा, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है। और जब ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तब भी सेंटर में एक ऐसे एक्सिस होगी जिसके अबाउट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, और ये एक्सिस है सेंटर में। इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट से एक्सिस जा रही होगी उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, और ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, एक इमेजिनरी एक्सिस इसके अंदर से जा रही है। अर्थ जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो अगेन इसके सेंटर से ऐसे एक इमेजिनरी एक्सिस जा रही होगी। 2 बार एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। एक बार जब अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके अंदर से पास हो रही है, इस कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। दूसरा, जब ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है तब एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। तो आपको रिक्वायर्ड तो समझ आया होगा कि क्या है रिक्वायर्ड। मजीद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आप देखें दोबारा से, डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ। अर्थ का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ए है अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस, एक उसकी अपनी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट। अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्फीयर सपोज किया जा रहा है, ओवल नहीं कर रहे। एंड इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, और एक बार जब वो ऑर्बिट कर रहे सन के अराउंड। टेक अर्थ एज अ पार्टिकल ऑर्बिटिंग द सन, अर्थ को हम एक पार्टिकल सपोज करेंगे। द अर्थ हैज अ मास ऑफ 6 एक्सपोनेंट 24 kg। हमें गिवन दिया जा रहा है मास ऑफ अर्थ 6 एक्सपोनेंट 24 kg एंड रेडियस 6.4 एक्सपोनेंट 6। रेडियस ऑफ अर्थ भी दे दिया 6.4 एक्सपोनेंट 6 मीटर, और एंड इज 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर फ्रॉम द सन। कह रहे हैं कि सेंटर में सन होता है, इसके अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा हमारा वो दे दिया है, और वो है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। तो इसको हम आर, सिर्फ आर बोल देते हैं, क्योंकि सन का रेडियस नहीं है, अर्थ से सन तक का डिस्टेंस है 1.5 एक्सपोनेंट 8 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ऑर्बिटल रेडियस आ गया। अच्छा सॉरी, किलोमीटर है ये, इसको हमें मीटर में लेकर जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाएंगे? किलो की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट 3, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, इस किलो की जगह एक्सपोनेंट 3 लिख देंगे। 1.5 एक्सपोनेंट 8 एक्सपोनेंट 3 मीटर। अगर आपको ये किलो की वैल्यू, सेंटी की वैल्यू याद नहीं होती तो इसका मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, चैप्टर 1 का एक पूरा टॉपिक है हमारा यूनिट्स का, तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये मैं कैसे किलो की वैल्यू एक्सपोनेंट 3 लिख देता हूँ। अब देखें, बेस सेम, पावर ऐड होंगी, तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 8 + 3 11 एक्सपोनेंट 11 मीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया भाई। कब? जब अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करे, ये वो वाला रेडियस है। तो अगर हम देखें कि अर्थ को हमने एक कंप्लीट स्फीयर लिया है, एक मिनट, रिक्वायर्ड लिख ले पहले। एंगुलर मोमेंटम 2 बार फाइंड करना है अर्थ का, एक को हम बोल देते L1 और एक को हम बोल देते L2। L1 कौन सा एंगुलर मोमेंटम है? वो एंगुलर मोमेंटम जो अर्थ के अराउंड, अर्थ जो अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा होगा तब लिख देते अबाउट ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और ये वाला है अबाउट सन, रोटेटिंग अबाउट सन। 2 एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने। चल, अगर हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा एंगुलर मोमेंटम का, L इक्वल्स टू, एक समय पर MVR फॉर्मूला होता है, नहीं लगा सकते हम। एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे L इज इक्वल टू आई ओमेगा से। MVR नहीं लग सकता क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। आई ओमेगा को अगर हम देखें तो वैसे तो हमारे पास यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पहले हम पार्ट 1 देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट ए,
और ये पार्ट बी। तो पहले हम स्टार्ट करें पार्ट ए को। थोड़ा सा लॉन्ग न्यूमेरिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है। सेम मेथड को 2 बार फॉलो करना है हमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या किया, अर्थ को एक स्फीयर सपोज कर लिया है। तो एक स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होता है I = 2/5 mr² से। अब यहाँ पे जो मास है वो किसका मास है, मास ऑफ अर्थ है, और जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो हमारे पास हो जाएगा 2/5 me × re का स्क्वायर। ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं मास ऑफ अर्थ को और आर ई रेडियस ऑफ अर्थ को। तो वैल्यूज रखते हैं 2/5 मास ऑफ अर्थ 6 exponent 24 और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 exponent 6। तो आप इसे इसका स्क्वायर भी है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे, सॉरी 2.39 2.5 है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 9.83 exponent 37 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब, जब अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ऐसे। अच्छा, जब एक्सिस चेंज होती है, हमने पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो जब ऐसे कैलकुलेट किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा, जब ऐसे में कैलकुलेट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और होगा। तो हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोल देते हैं कि ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका समझना है आपने। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा ही था। अब आपको एक चीज समझनी होगी कि अर्थ जब रोटेट कर रहा है, एक बार वो एक कंप्लीट रोटेशन ली, उसको कुछ ना कुछ टाइम लगा। जब दूसरी रोटेशन ली उसने तो उसको सेम पहली रोटेशन जितना टाइम लगेगा। थर्ड रोटेशन ली, फिर उसको सेम पहली रोटेशन जितना टाइम लगेगा। यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन होने में जो टाइम लगता है उसको तो हम टाइम पीरियड बोलते थे। ऐसा ही है ना, जब अर्थ एक कंप्लीट रोटेट हुआ 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन अगर रोटेट कर गया तो उसका जो टाइम होगा उसे हम टाइम पीरियड बोल देंगे। तो हम कंडीशन लिखेंगे कि इफ अगर थीटा 2 पाई रेडियंस हो जाता है, 2 पाई रेडियंस का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाती है, तो टी क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये टी रिप्रेजेंट करेगा टाइम पीरियड को। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये वाली रोटेशन जब कंप्लीट होती है, एक कंप्लीट, जैसे ये सामने को लोगो है, ऐसे रोटेट होके ये लोगो दोबारा आ गया, एक कंप्लीट रोटेशन हुई है, और जब ऐसे कंप्लीट रोटेशन होती है तो एक दिन गुजर जाता है। तो ये हमारे पास जो टाइम पीरियड है ये बराबर होगा 1 डे के। अब हम डेज में नहीं लेते टाइम को, हम सेकंड्स में लेते हैं। तो टाइम को, एक दिन को सेकंड में करना है। कैसे करेंगे, एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। हर घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। हर मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। सही। हमने क्या किया, हम यूनिट को छोटा करते गए। पहले डे में था, डे से हम आए आर में, आर से मिनट में, मिनट से सेकंड में। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक दिन में जो टोटल सेकंड होते हैं वो होते हैं 86,400 सेकंड्स होते हैं हमारे पास एक दिन में। तो अगर आप देखें कि इन वैल्यूज को हम रखें तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, और ये एंगुलर वेलोसिटी अगेन ω1 होगी। टाइम पीरियड को हम T1 बोल देते हैं और थीटा को हम θ1 बोल देते हैं, ताकि चेंज रहे ना कि दोनों में फर्क क्या है। हमें क्या करना है, 2-2 बार सब कुछ कैलकुलेट करना होगा। अभी आप देखेंगे कैसे। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा थीटा 2 पाई और डिवाइडेड बाय टी हमारे पास है 86,400। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय 86,400। तो हमारे पास क्या हुआ, आसान हो गया, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी तो L = I ओमेगा से एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा। तो करते हैं, हमारे पास जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.27 एक्सपोनेंट -5 7.27 एक्सपोनेंट -5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गई एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल है, ω1 बोल रहे हैं हम इसको। नाउ L1
बहुत आसान है अब तो कैलकुलेट करना। L1 इज इक्वल टू I1 इंटू ω1। I1 हमारे पास है 9.38 एक्सपोनेंट 37 और 7.27 एक्सपोनेंट -5। तो अब हम अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.149 एक्सपोनेंट 33। आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमेशा करेक्ट होंगी। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, किलोग्राम नहीं सॉरी जूल सेकेंड। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जूल सेकेंड कैसे आ रही है। तो ये हमारे पास पार्ट 1 हो गया। एंगुलर मोमेंटम आ गया किसके लिए, जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब पार्ट भी एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ माइनर सा डिफरेंस आएगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा। चेंज कहाँ आएगा, अब क्या हो रहा है, अब सेंटर में सन है। पहले सिर्फ अर्थ था जो अपनी एक्सिस पर रोटेट, अब सन है सेंटर में, इसके अबाउट यहां अर्थ रोटेट कर रहा है ऐसे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और हो जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल्स को के लिए होता है, हर अगर कोई पार्टिकल आ जाए, कहा गया था कि हमें अर्थ को एज अ पार्टिकल सपोज करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला सिंपल होता है mr², I इज इक्वल टू mr²। हमने अर्थ को एज अ पार्टिकल सपोज करें जो किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ है। रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है इस बार, ये दूसरा वाला रेडियस है जो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। तो मास ऑफ अर्थ हमें गिवन है 6 एक्सपोनेंट 24 सॉरी 6 एक्सपोनेंट 24 मास ऑफ अर्थ। और रेडियस ऑफ अर्थ, सॉरी रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, बार बार मिस्टेक कर रहा हूं मैं, अगेन रेडियस ऑफ अर्थ नहीं है, ये सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस आ रहा है जिसमें ये ऑर्बिट कर रहा है अर्थ, वो वाला डिस्टेंस है ये, और इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काफी बड़ी वैल्यू आएगी 1.35 एक्सपोनेंट 47। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 आ गया, और यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। नाउ आप देखिए बिल्कुल सेम वही चीज चल रही है। पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, यहाँ भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हुआ है, लेकिन फॉर्मूले में डिफरेंस है। क्यों, पहले अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा था ऐसे, और एक्सिस के अंदर से पास हो रही थी। अब एक्सिस बाहर है, अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। नाउ अगेन क्या करेंगे, ये आ गया एंगुलर वेलोसिटी रह गई। क्यों, एल का फॉर्मूला हमने देखा आई ओमेगा, ये पता लग गया, ये रह गया। एंगुलर वेलोसिटी का अगेन वही जो फॉर्मूला हमने देखा है वही यूज करेंगे कि एज वी नो दैट ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी के। अब दोबारा से एक बात समझे कि ये रहा अर्थ, जब अर्थ ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। जब अर्थ ऐसे सन के अराउंड है और ये वाली रोटेशन कंप्लीट करेगा तो एक साल गुजर जाता है। इसमें एक दिन गुजरेगा वन रोटेशन पे, इसमें एक साल गुजर जाएगा वन रोटेशन पे। अच्छा सपोज करें ये सन है, अर्थ एक बार रोटेट हुआ, कितना टाइम गुजरा, एक साल। अर्थ दोबारा कंप्लीट रोटेट हुआ, कितना टाइम गुजरा, एक साल। दोबारा रोटेट हुआ, फिर एक साल। तो इसका मतलब ये भी एक टाइम पीरियड नहीं आ रहा कि एक कंप्लीट साइकिल को पूरा होने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है जो एक साल है, तो ये भी टाइम पीरियड हो गया। और जब अर्थ सन के अराउंड कंप्लीट रोटेट हुआ तो कितने डिग्री रोटेट हुआ, 360 डिग्री, मीन 2 पाई रेडियन पे अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में एक साल लग रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा थीटा है, इफ अगर डेल्टा थीटा बराबर हो जाता है 2 पाई के, तो अब इस बार टी किसके बराबर हो जाएगा, अगेन ये टाइम पीरियड है, लेकिन इस बार एक दिन नहीं है, इस बार एक साल है, क्योंकि अब ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो हमने लिख दिया 1 ईयर। तो इसको थोड़ा सा पीछे करके लिखते हैं, इसका एक रीजन है, अभी बता दूंगा। इफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, देन टी बराबर हो जाएगा टाइम पीरियड के, और ये बराबर होगा 1 ईयर के। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि लेट सपोज मे बी आपके माइंड में आएगा कि एक साल में 364 डेज होते हैं, कुछ बोलेंगे 363 डेज होते हैं।
कुछ बोलेंगे 365 डेज होते हैं। क्या आप में से कोई ये बात बोलेगा कि 365.5 डेज होते हैं, यानी कि 365 डेज और फिर आधा दिन गुजर जाता है एक साल? ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन इसी तरह का कुछ होता है कि एक साल में 365.3 डेज होते हैं। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा होगा कि 365 डेज गुजरे, नेक्स्ट डे आया, दोपहर हुई और डायरेक्ट दोबारा सुबह हो गई? ऐसा नहीं होगा। आपने देखा होगा कि 365.3 डेज, वैसे ये 25 होते हैं, 685.25 डेज होते हैं। लेट सपोज 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 और प्लस 0.25 कितने हो जाएगा? 0.25 0.25 0.5 प्लस 0.25 0.75 प्लस 0.25 कंप्लीट 1 बन जाएगा। आपको ये बात पता है कि हर 4 साल बाद जो फरवरी का महीना है वो 29 का होता है, वैसे 28 का हर 4 साल बाद वो 29 का होता है, फिर 28 28 28 फिर 29, फिर 28 28 28 फिर 29। तो होता क्या है कि हर साल 0.25 डेज ज्यादा हो जाता है, 365.25 डेज आते हैं, तो 4 साल में वो क्या हो जाता है, एक पूरा एक दिन बन जाता है। तो हमारे पास 29 फरवरी आ जाता है। तो हमारे पास एक साल में दिन कितने हो गए? 365.25। एक दिन में कितने घंटे होंगे? ये डेज में आ गए ना, डेज में घंटे कितने होंगे? 24। एक घंटे में कितने मिनट्स होंगे? 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? 60। तो ये हमारे पास एक पूरे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साल में जितने भी सेकंड्स होते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, और ये हमारे पास होते हैं 31557600 सेकंड। ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती है जो मुझे मोस्टली याद हो जाती है, क्योंकि इतने साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहता है कि 7-8 साल हो जाए पढ़ाते हुए, तो ये चीजें याद हो जाती हैं। इसको आप मुश्किल नहीं समझा करें। आपने क्या करना है, ये मेथड याद रख दिया ताकि आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर डायरेक्टली आए। तो अब आप देखिए, हमें थीटा पता लग गया, टाइम पता लग गया, तो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ये टाइम पीरियड आ गया। एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा थीटा हमारे पास है 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। 2 पाई की जगह, सॉरी, पाई की जगह क्या आ जाएगा? 3.14। 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 31। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.99 एक्सपोनेंट माइनस 7 रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड यूनिट कैसे आ रही है? एंगल की यूनिट रेडियन, डिनोमिनेटर में टाइम जिसकी यूनिट सेकेंड। तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा 2, और इसी में हम इस थीटा को बोलेंगे थीटा 2 और टाइम पीरियड को T2 कह देंगे। नाउ फाइनल एंगुलर मोमेंटम L2 इज इक्वल्स टू I2 इंटू ओमेगा 2। I2 हमारे पास आया हुआ है 1.35 एक्सपोनेंट 47 और 1.99 एक्सपोनेंट माइनस 7 एंगुलर वेलोसिटी। तो अब आप एक चीज खुद से सोचें कि एक बार अर्थ रिवॉल्व कर रहा था ऐसे, सपोज करें अर्थ को हम रोक सकते हैं। एक बार अर्थ रिवॉल्व कर रहा है ऐसे और एक बार अर्थ रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, किसको रोकना आसान होगा? जब ऐसे रिवॉल्व कर रहा है उसको रोकना आसान होगा। जैसे सपोज करें कि एक स्टोन है, उसको हमने एक रस्सी से बांधा, छोटी सी रस्सी से, इसको हमने ऐसे ऐसे घुमाया और फिर अपना हाथ रोक दिया। कुछ टाइम बाद ये रुक जाएगा। एक बार एक स्टोन है सेम, उसकी रस्सी इतनी बड़ी है, उसको इतनी बड़ी रस्सी से बांधा, घुमाया, अपने हाथ को रोका। अब कौन सा पहले रुक जाएगा? ये वाला, और ये वाला बाद में रुकेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इस स्टोन के करीब है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर है। तो जिसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन दूर होती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो पहले क्या था, सन ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके करीब है, अंदर से ही पास हो रही है। जब सन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इससे दूर चली गई सेंटर में, यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये ऐसे फ्लो कर रहा है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.68 एक्सपोनेंट 47 माइनस 7 40 एक्सपोनेंट 40, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंट 40 और यूनिट आ जाएगी जूल सेकेंड। तो हुआ क्या, जब वो रोटेट कर रहा था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, यानी कि वो बहुत ज्यादा अब रिवॉल्व कर रहा है, बहुत ज्यादा पावर से रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे सपोज कर ले। तो जो ज्यादा तेज मूव करेगा, ज्यादा पावर से रिवॉल्व करेगा, उसका एंगुलर मोमेंटम भी बढ़ जाएगा। जिसका मोमेंटम बढ़ेगा उसको रोकना भी मुश्किल होगा। तो यहाँ आके आई होप थोड़ा सा न्यूमेरिकल ये लॉन्ग था बट मुश्किल नहीं था। यहाँ आके हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।